बच्चों एक क्वांटिटी बढ़े और दूसरी क्वांटिटी घटे तो यहीं से खेल शुरू हो जाता है इनवर्स प्रोपोर्शन का। तो मैं ईशा शर्मा, आप देख रहे हैं गियर अप मैथ्स, जहां मैथ्स को सिंपल और एग्जाम रेडी बनाया जाता है। तो बच्चों आज हम डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन की एक्सरसाइज नंबर 2 करेंगे, ठीक है। चलिए एक छोटा सा रिकैप लेते हैं। हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनवर्स प्रोपोर्शन होता क्या है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में बच्चों आपका अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है तो दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज होगी, डायरेक्ट रिलेशन है। अगर एक क्वांटिटी बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ेगी, ये क्या होता है आपका डायरेक्ट। और इनवर्स प्रोपोर्शन में क्या होता है बच्चों, अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है तो दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज होगी। इनवर्स प्रोपोर्शन, एक बढ़ रहा है तो दूसरा घटेगा, दूसरा बढ़ रहा है तो पहला घटेगा। दिस इज इनवर्स प्रोपोर्शन। यही हमारे इन दोनों में रिलेशन होता है। करते हैं बच्चों इस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन। आपको ये कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं, इसमें बताना है कि इनमें से कौन से इनवर्स प्रोपोर्शन है और कौन सा केस आपका डायरेक्ट प्रोपोर्शन का है। चलिए फर्स्ट वाला रीड करते हैं। द नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन अ जॉब एंड द टाइम टू कंप्लीट द जॉब। तो आपको ये बताना ये इनवर्स में है या डायरेक्ट में है। देखो फर्स्ट वाले में वो क्या कह रहा है कि नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन अ जॉब, किसी जॉब पर जितने वर्कर्स काम करेंगे, एंड टाइम टू कंप्लीट द जॉब। सपोज आपको जैसे कुछ वर्कर्स है, उनको कोई टास्क दिया गया, अब वर्कर्स जितने ज्यादा होंगे उस टास्क को पूरा करने में टाइम कम लगेगा। अगर वर्कर्स कम होंगे तो उस टास्क को कंप्लीट करने में टाइम ज्यादा लगेगा। मतलब नंबर ऑफ वर्कर्स अगर बढ़ रहे हैं तो टाइम कम हो रहा है, और नंबर ऑफ वर्कर्स अगर कम हो रहे हैं तो टाइम बढ़ रहा है। तो इनमें कैसा रिलेशन है, तो ये है बच्चों इनवर्स रिलेशन। कैसा है ये, इनवर्स प्रोपोर्शन। कौन सा रिलेशन में, इनवर्स प्रोपोर्शन। क्योंकि यहां हमारी एक क्वांटिटी बढ़ रही है तो दूसरी घट रही है। क्योंकि नंबर ऑफ वर्कर्स अगर ज्यादा होंगे तो काम जल्दी कंप्लीट होगा ना, ठीक है, तो उनको टाइम कम लगेगा, और नंबर ऑफ वर्कर्स कम होंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा। चलिए सेकंड रीड करते हैं। द टाइम टेकन फॉर अ जर्नी एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ यूनिफॉर्म स्पीड। आपको क्या दिया गया है कि स्पीड सेम है। यूनिफॉर्म स्पीड मींस स्पीड में कोई चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आपको यहाँ टाइम और डिस्टेंस के बीच में रिलेशन बताना है। सपोज आपकी 10 किलोमीटर की डिस्टेंस है, उसको कवर करने में आपको 1 आवर लग रहा है, तो डिस्टेंस अगर हम बढ़ा दें 20 किलोमीटर कर दें तो उसको कवर करने में टाइम ज्यादा लगेगा। तो अगर डिस्टेंस बढ़ रही है तो हमारा टाइम भी बढ़ रहा है। तो ये कैसा रिलेशन है बच्चों, ये रिलेशन है आपका डायरेक्ट। कैसा रिलेशन है ये है आपका डायरेक्ट रिलेशन। क्योंकि यहां बच्चों आप ध्यान देना, यहां आपकी स्पीड सेम है। यहां क्या है, आपकी स्पीड सेम है, यूनिफॉर्म स्पीड है। तो टाइम और डिस्टेंस में क्या रिलेशन है। सपोज इतनी डिस्टेंस को आप कवर करते हो 1 आवर में, ठीक है, और मैं डिस्टेंस को इंक्रीज कर दूं, 10 और ऐड कर दूं, इसमें टोटल डिस्टेंस अगर मैं 20 ले लूं तो बच्चों टाइम कितना लगेगा आपको, टाइम भी तो डबल लगेगा। अगर डिस्टेंस बढ़ रही है तो टाइम भी तो बढ़ेगा आपका। तो ये कैसा है, डायरेक्ट रिलेशन है। नेक्स्ट आपके पास एरिया ऑफ कल्टिवेटेड लैंड एंड द क्रॉप हार्वेस्टेड। आपने कुछ एरिया पे क्रॉप लगाई, जितने एरिया पे क्रॉप लगाओगे क्रॉप उतनी ज्यादा तो होगी हार्वेस्ट के लिए हमारे पास। तो लैंड अगर ज्यादा होगा तो क्रॉप भी ज्यादा होगी। तो कैसा रिलेशन है बच्चों, डायरेक्ट रिलेशन है। ध्यान से समझना है आपको ये चीजें। कैसा रिलेशन है ये, डायरेक्ट रिलेशन है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। क्रॉप और लैंड में कैसा है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट आपके पास द टाइम टेकन फॉर अ फिक्स्ड जर्नी एंड द स्पीड ऑफ द व्हीकल। आपको टाइम और स्पीड के बीच में निकालना है। यहाँ आपकी डिस्टेंस फिक्स्ड है, यहाँ आपकी डिस्टेंस फिक्स्ड है। सपोज आपको इतनी डिस्टेंस कवर करनी है, तो टाइम और स्पीड में अगर हमें इतनी डिस्टेंस कवर करनी है, अगर हम स्पीड ज्यादा करेंगे तो टाइम कम लगेगा, और स्पीड को कम रखेंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा। यहाँ तक पहुंचने में आपको ए से बी तक जाना है। अगर आप स्पीड को ज्यादा करोगे
तेज स्पीड से गाड़ी चलाओगे तो टाइम कम लगेगा आपको पहुंचने में, और स्पीड को कम रखोगे तो टाइम ज्यादा लगेगा। तो ये कैसा रिलेशन हुआ बच्चों? ये हुआ इनवर्स रिलेशन। कैसा हुआ? इनवर्स प्रपोर्शन। समझ में आ रहा है ना बच्चों? चलिए लास्ट क्या है इसमें? द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री एंड द एरिया ऑफ लैंड पर पर्सन। पॉपुलेशन ऑफ कंट्री एंड द एरिया ऑफ लैंड पर पर्सन। पर पर्सन के पास कितनी लैंड आएगी और जो पॉपुलेशन है उसमें क्या रिलेशन होगा? पॉपुलेशन जितनी ज्यादा होगी लैंड पर पर्सन उतनी ही तो कम होगी। तो ये कैसा रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन है। कैसा रिलेशन है बच्चों? ये इनवर्स रिलेशन है, इनवर्स प्रपोर्शन। तो इन दोनों में कैसा रिलेशन आया हमारे पास? इनवर्स प्रपोर्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इन अ टेलीविजन गेम शो द प्राइज मनी ऑफ 1 लाख इज टू बी डिवाइडेड इक्वली अमंग्स द विनर्स। तो प्राइज मनी क्या हो रही है? डिक्रीज। अगर एक विनर था तो प्राइज मनी थी 1 लाख, विनर अगर 2 हो गए तो प्राइज मनी कितनी हो गई? 50,000। तो इंक्रीज हो रही है, और ये क्या है? एक क्वांटिटी आपकी इंक्रीज हो रही है, दूसरी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। तो कैसा रिलेशन है बच्चों? इनवर्स रिलेशन। तो कैसा रिलेशन है इसमें? इनवर्स रिलेशन। तो कैसे लिखेंगे इसको बच्चों? हमें बताना है तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ विनर्स और जो हमारे पास प्राइज मनी है उनमें कैसा है रिलेशन? कैसे? इनवर्स प्रोपोर्शन है दोनों। तो द रिलेशन बिटवीन, किसके बीच में है? प्राइज मनी एंड इंडिविजुअल विनर। बिटवीन प्राइज मनी एंड number of winners is inversely proportion। कैसा है? इनवर्सली proportion। समझ में आया बच्चों? तो पहले हमने इनमें रिलेशन बता दिया कैसा है, उसके बाद हमें ये टेबल कंप्लीट करनी है। अगर नंबर ऑफ विनर्स 4 हो जाए तो मनी कितनी होगी? तो इसको निकालते हैं। जब हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शन का केस होता है तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? x1 y1 इज इक्वल्स टू x2 y2। ठीक है, क्योंकि इनवर्स प्रोपोर्शन में आपका x जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है y के। तो यानी कि x की y से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? कांस्टेंट नंबर। तो x1 y1 इज इक्वल्स टू x2 y2। तो यहां पर बच्चों इसको लिख लेते हैं हम। जो आपको मनी ये पुट करने x y z, इस तरह से नंबर लिख लो, या y1 y2 कुछ भी लिख सकते हो आप इनमें। चलो एक काम करते हैं, वेट। ये आपका x1, ये y1, ये x2 y2, x3 y3, x4 y4, x5 y5, x6 y6। तो हमें वैल्यू निकालनी है y3 की। तो क्या करेंगे बच्चों? x1 y1 इज इक्वल्स टू x3 y3। ठीक है, x1 की वैल्यू कितनी है आपके पास? 1 मल्टीप्लाई y1 की वैल्यू कितनी है? 1 लाख। ठीक है, एंड x3 की वैल्यू हमारे पास है 4 और y3 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। यहां से y3 की वैल्यू फाइंड आउट करो बच्चों। y3 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 4 इधर कैसा हो जाएगा? डिवाइड में, डिवाइडेड बाय 4। तो क्या आएगा? यहां से इसको कट कर लेते हैं।
कितना आएगा बताओ? 4 1 जा 4 और ये 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, देन 3 zeros, तो ये आ गई 25,000। तो y3 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 25,000। ठीक है, तो यहाँ पर कितनी मनी आएगी आपकी? 25,000। ठीक है बच्चों, चलिए इसके नेक्स्ट निकालते हैं x4, और क्या चाहिए हमें? तो x1 y1 इज इक्वल्स टू x4 y4, तो ये 1 मल्टीप्लाई 1 लाख। ठीक है, x4 कितना है हमारे पास? 5 मल्टीप्लाई y4, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो इसकी वैल्यू निकालते हैं, y4 इज इक्वल्स टू 1 लाख डिवाइडेड बाय 5। 5 से इसको कट कर लेते हैं, 5 2 10, कितनी आ जाएंगी? और ये 4 0 आ गई, तो y4 की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 20,000। कितनी आ गई? 20,000। तो यहां पर आपका कितना आएगा? 20,000। ठीक है, चलिए आगे करते हैं। अगर आपके पास नंबर ऑफ विनर्स 8 हो जाएं तो हमारे पास क्या आएगा? तो मैं इसको यहां से ये ले लेते हैं, x4 y4 इज इक्वल्स टू x5 y5। x4 कितना है आपके पास? 5 मल्टीप्लाई 20,000 इज इक्वल्स टू x5 आपके पास 8 मल्टीप्लाई y5। ये हमें फाइंड आउट करना है। तो बच्चों y5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 मल्टीप्लाई 20,000 डिवाइडेड बाय 8। तो 8 से इसको कट कर लेते हैं, 8 2 जा 16, 8 5 जा 40, तो 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, ये आ गया आपके पास 12,500। कितना आएगा यहाँ पे? 12,500। ठीक है, समझ में आ रहा है ना बच्चों? नेक्स्ट निकालनी है हमें y6, तो हम कर लेते हैं x5 मल्टीप्लाई y5 इज इक्वल्स टू x6 मल्टीप्लाई y6। x5 की वैल्यू आपके पास है 8 मल्टीप्लाई y5 की वैल्यू है 12500, x6 की वैल्यू 10 है और ये कितना है आपके पास? y6। अगर हम इसमें x1 y1 रखें तो 1 मल्टीप्लाई 1 लाख, इससे क्या होगा बच्चों? आपको आपकी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। ठीक है, हमें निकालनी है y6 की वैल्यू। y6 क्या हो जाएगा? 1 लाख डिवाइडेड बाय 10, बस 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो y6 की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 10,000। तो ये आ गई हमारे पास y6 की वैल्यू, यहाँ आएगा आपका 10,000। इनमें आप कोई भी वैल्यू किसी के भी इक्वल रख सकते हो, जैसे मैंने यहाँ x1 y1 x6 के रखी, यहाँ पर x1 y1 x4 के रखे और यहाँ पर x4 y4 x5 y5 के रखी, क्योंकि ये सब रिलेशंस के, ये मतलब सारी वैल्यूज क्या होती है? आपस में इक्वल होते हैं, तो जहां आपको कैलकुलेशन इजी लगे उस तरह से आप वैल्यू पुट कर सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। रहमान इज मेकिंग अ व्हील यूजिंग स्पोक्स. He wanted to fix equal spokes in such a way that the angles between any pair of consecutive spokes are equal. Help him by completing the following table. हमें कहा, ये हमारे पास टेबल है, इसको हमें कंप्लीट करना है। ओके, इस तरह से वो नंबर ऑफ स्पोक्स व्हील में लगा रहा है। Are the number of spokes and the angles formed between the pair of consecutive spokes is inverse proportion. वो पूछ रहा है
कि जो ये नंबर ऑफ स्पोक्स इसमें लगा रहा है ये, और इनके बीच में जो एंगल बन रहा है वो इनवर्स प्रोपोर्शन में है या नहीं। देखो जितने स्पोक्स कम होंगे एंगल उतना ही बड़ा होगा। यहां पर देखो, यहां पर सिर्फ आपके पास 3 स्पोक्स है, ठीक है, तो एंगल आपका ये बन रहा है। जब आपके पास नंबर ऑफ स्पोक्स ज्यादा हो गए इस तरह से, तो इन दो स्पोक्स के बीच में एंगल छोटा बन रहा है। अगर हम नंबर ऑफ स्पोक्स और कम कर दें, यहाँ पर मतलब ज्यादा कर दें, तो एंगल क्या हो जाएगा, और छोटा हो जाएगा। अगर नंबर ऑफ स्पोक्स ज्यादा है तो एंगल बड़ा है, सॉरी नंबर ऑफ स्पोक्स कम है तो एंगल बड़ा है। यानी कि अगर एक चीज बढ़ी है तो दूसरी चीज घट रही है, तो क्या, कौन सा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन। तो फर्स्ट में हमारा क्या आएगा, यस, इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है बच्चों, इनवर्स रिलेशन है। तो इसमें आप लिख दोगे यस, द नंबर ऑफ स्पोक्स एंड द एंगल फाउंड बिटवीन द पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव स्पोक्स इन इनवर्स प्रोपोर्शन। ये आप अपने आप लिख लेना, इसमें आपका आएगा यस, दीज आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन। इनवर्स प्रोपोर्शन क्लियर है। सेकेंड पार्ट में कह रहा है वो, कैलकुलेट द एंगल बिटवीन अ पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव स्पोक्स ऑन अ व्हील विथ 15 स्पोक्स। अगर एक व्हील में 15 स्पोक्स हैं तो उनके बीच में एंगल कितना होगा, हमें ये बताना है। देखो मैं आपको एक चीज बताती हूं, हम टेबल से भी समझ सकते हैं कि इनवर्स रिलेशन है या नहीं। देखो नंबर ऑफ स्पोक्स अगर 4 है तो एंगल उनके बीच में कितना है, 90 डिग्री। अगर नंबर ऑफ स्पोक्स 6 हो गए, यानी कि ये इंक्रीज हो गया, ये क्या हुआ है, इंक्रीज, तो एंगल हमारा क्या हुआ है बच्चों, 90 से 60 हो गया, तो ये डिक्रीज हो गया। तो ये क्या हुआ है बच्चों, डिक्रीज हुआ है। तो कैसा रिलेशन है, इनवर्स। चलिए इसका सेकंड पार्ट में क्या है हमारे पास, अगर हमारे पास 15 स्पोक्स है तो हमें एंगल फाइंड आउट करना है। तो हम यहां से ले लेते हैं, अगर मैं इस टेबल को ऐसे एक्सटेंड कर दूं, वो कह रहा है कि नंबर ऑफ स्पोक्स हमारे पास 15 है, तो हमें ये फाइंड आउट करना है। तो लगाते हैं इसमें x1 y1 इज इक्वल्स टू x2 y2, दिस इज x1, ये x2, ये x3, y1 y2 y3। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, y3 फाइंड आउट करना है। तो हम यहां पर लिखेंगे x3 एंड y3। तो हमारे पास अगर ये 4 मल्टीप्लाई 90 इज इक्वल्स टू 15 मल्टीप्लाई y3 हमें फाइंड आउट करना है। तो y3 की वैल्यू हो जाएगी बच्चों 4 मल्टीप्लाई 90 डिग्री डिवाइडेड बाय 15। 5 से कट कर लेते हैं, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, तो 6 4 जा 24। तो y3 की वैल्यू आ गई बच्चों 24 डिग्री। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 24 डिग्री। अगर नंबर ऑफ स्पोक्स आपके 15 होंगे तो उनके बीच में एंगल कितना होगा, 24 डिग्री। हाउ मेनी स्पोक्स वुड बी नीडेड इफ द एंगल्स बिटवीन अ पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव स्पोक्स इज 40 डिग्री। अब आपको एंगल दे दिया 40 डिग्री का, अब वो नंबर ऑफ स्पोक्स आपसे पूछ रहा है। थर्ड पार्ट, अब उसने आपको नंबर एंगल दे दिया 40 डिग्री, ये दे दिया आपको 40 डिग्री, तो वो आपसे ये पूछ रहा है। तो क्या करेंगे बच्चों, x1 y1 इज इक्वल्स टू ये x4 और y4 ले लेते हैं, ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 90 डिग्री इज इक्वल्स टू x4 हमें फाइंड आउट करना है, ये है आपका 40 डिग्री। क्लियर है। तो x4 की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, 4 मल्टीप्लाई 90 डिग्री डिवाइडेड बाय 40 डिग्री। इससे कट कर लेते हैं, 4 1 जा 4, ये आ गया 10, और 10 से इसको कट कर लेते हैं, ये आ गया 9। तो x4 की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों,
9। तो नंबर ऑफ स्पोक्स कितने हो गए? 9। यहां पर आपका आएगा 9। क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में है, इफ अ बॉक्स ऑफ स्वीट्स इज डिवाइडेड अमंग 24 चिल्ड्रन। एक आपके पास बॉक्स है प्यारा सा, उसमें बहुत सारी स्वीट्स हैं, इसमें ऐसे स्वीट्स रखी हैं, ठीक है। वो आपको डिवाइड करनी है 24 चिल्ड्रंस में। कितने बच्चे हैं आपके पास? 24 चिल्ड्रंस। दे विल गेट 5 स्वीट्स ईच। तो और एक बच्चे को कितनी मिल रही है? एक बच्चे को मिल रही है 5। हाउ मेनी वुड ईच गेट इफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज रिड्यूस्ड बाय 4। अगर वो कह रहा है कि जो बच्चे हैं वो 4 कम कर दिए जाएं तो एक बच्चे को कितनी स्वीट्स मिलेंगी? बच्चों देखो, सबसे पहले इसके लिए हम टेबल बनाते हैं, क्योंकि अगर आप टेबल बनाओगे तो आपका क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। अगर आपने टेबल सही से बना ली तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। तो फर्स्टली हम इसकी टेबल बनाते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमारे पास क्या है? चिल्ड्रन है और स्वीट्स हैं। चिल्ड्रन है और नंबर ऑफ स्वीट्स है। नंबर ऑफ स्वीट्स, ठीक है। उसने कहा अगर 24 चिल्ड्रंस थे, अगर हमारे पास 24 चिल्ड्रन है तो नंबर ऑफ स्वीट्स कितनी मिल रही है एक बच्चे को? 5। तो एक बच्चे को कितनी स्वीट्स मिल रही है? 5। अगर वो कह रहा है कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन हमारे 4 कम कर दिए जाएं, 4 अगर कम कर देंगे तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितना हो जाएगा बच्चों? नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितना हो गया रिड्यूस होने के बाद? 4 कम कराएंगे 24 माइनस 4 कितना आएगा आपके पास? 20। कितने बच्चे हो जाएंगे अब? 20। तो नंबर ऑफ स्वीट्स कितनी मिलेंगी, तो हमें ये फाइंड आउट करना है। तो आपका ये x1 y1 x2 y2 इनवर्स प्रोपोर्शन है, क्योंकि अगर बच्चे ज्यादा होंगे तो स्वीट्स उनको कम मिलेगी, अगर बच्चे कम होंगे तो उनको स्वीट्स ज्यादा मिलेगी। तो कौन सा रिलेशन हुआ बच्चों? इनवर्स रिलेशन। तो x1 y1 इज इक्वल्स टू x2 y2। x1 है हमारे पास 24, y1 है हमारे पास 5, x2 है 20, हमें y2 फाइंड आउट करना है। तो बच्चों y2 इज इक्वल्स टू 24 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाय 20। 5 से कट करते हैं, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 4 1 जा 4, 4 6 जा 24। तो y2 की वैल्यू आ गई बच्चों 6। y2 की वैल्यू क्या आई बच्चों? 6। तो हर बच्चे को अगर नंबर ऑफ चिल्ड्रन कम हो जाएंगे, हमारे 24 से 20 हो जाएंगे, तो एक बच्चे को स्वीट कितनी मिलेगी? 6। तो एक बच्चे को स्वीट्स कितनी मिलेंगी बच्चों? 6। इज इट क्लियर? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ फार्मर हैज इनफ फूड टू फीड 20 एनिमल्स इन हिज कैटल फॉर 6 days। एक फार्मर के पास इतना फूड है कि वो 20 एनिमल्स को फीड करवा देगा, कितने दिन के लिए? 6 days के लिए। हाउ लॉन्ग वुड द फूड लास्ट इफ देयर वर 10 मोर एनिमल्स इन हिज कैटल। अगर उसकी कैटल में 10 और एनिमल्स आ जाएं, यहाँ 10 को ना 10 मत लिखना, 10 मोर है, यानी कि 10 हमें ऐड करेंगे, 10 एनिमल्स और आ जाएं तो फूड आपका कितने दिन तक चलेगा, वो ये पूछ रहा है आपसे। तो फर्स्टली वी मेक टेबल। तो रिलेशन बताओ बच्चे कैसा होगा। अगर आपके पास एनिमल्स 20 हैं तो 6 दिन तक खाना चल रहा है। अगर एनिमल्स 10 और आ जाए, यानी कि एनिमल्स बढ़ गए, तो खाना कम दिन चलेगा। तो रिलेशन कैसे हुआ? इनवर्स। तो हम इसमें क्या करेंगे, हमारे पास क्या क्या चीजें हैं? एनिमल्स है, नंबर ऑफ एनिमल्स, नंबर ऑफ एनिमल्स। दूसरा हमारे पास है फूड, सॉरी फूड नहीं, डेज।
दूसरा हमारे पास क्या है, डेज, नंबर ऑफ डेज। अगर एनिमल हमारे पास 20 हैं तो 6 दिन तक खाना चल रहा है। अब वो कि 10 मोर, 10 और एनिमल आ जाएंगे, पहले 20 थे तो 10 और आ जाएंगे तो कितने हो जाएंगे बच्चों, 30। तो नंबर ऑफ एनिमल्स अगर 30 हो जाए तो खाना कितने दिन तक चलेगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। रिलेशन है आपका इनवर्स, तो x1 y1 इज इक्वल्स टू x2 y2, x1 x2 y1 y2। x1 20 मल्टीप्लाई 6 इक्वल्स टू 30 मल्टीप्लाई y2। तो y2 की वैल्यू निकालो बच्चों, 20 मल्टीप्लाई 6 डिवाइडेड बाय 30, 0 से 0 कैंसिल, 3 1 3, 3 2 6, तो y2 की वैल्यू आ गई आपके पास 4। तो y2 की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 4। यानी कि अगर आपके पास एनिमल्स 20 से 30 हो जाए, इंक्रीज हो जाए, तो जो फूड है वो नंबर ऑफ डेज 6 से 4 हो जाएगा, यानी नंबर ऑफ डेज आपके डिक्रीज हो जाएंगे। क्लियर है बच्चों? तो आज हमने इनवर्स प्रोपोर्शन की एक्सरसाइज के 5 क्वेश्चन किए। तो बच्चों अगर आपको वीडियो यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम इसके एक्सरसाइज को आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।